हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत होती है कि जलवायु हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आप इसे समझते हैं कि हम जलवायु कैसे कहते हैं। तो आप जलवायु के बारे में याद रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक वहाँ तापमान व आर्द्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो उससे उस दशा को या उस वातावरण के उस आधार को हम क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हो। जलवायु में मतलब ऐसा आ जाता है कि जो उसकी मौसम की दशा होती है जिसमें आर्द्रता और तापमान दोनों को ही शामिल किया जाता है और वर्षा को भी शामिल किया जाता है। इसमें इन तीनों आधार पर हम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को हम निर्धारित करते हैं और साथ में मौसम की दशाएं भी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है, किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो अनिश्चित समय भी बोल सकते हैं। और अगर वर्षों में संख्या पूछी जाती है तो 35 से 40 साल इसके लिए मेजरमेंट का टाइम डिसाइड किया गया है। तो 35 साल तक वहाँ का जो तापमान होना चाहिए वो आर्द्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, साथ ही मौसम की दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ की जलवायु, उस क्षेत्र विशेष की जलवायु कहते हैं। अगर वहीं आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी, तो आपको याद रखना जो मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगर आपसे पूछा जाता है, देखो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु साथ में ही महाद्वीपीय जलवायु भी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु किस वजह से है, तो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा, जिस वजह से वो मध्य प्रदेश की जलवायु को कैसा बनाती है, उष्ण कटिबंधीय बनाती है। और मानसूनी किस वजह से बोला जाता है, क्योंकि मानसून की वजह से मानसूनी पवनों की वजह से अपने मध्य प्रदेश में क्या होती है, वर्षा होती है। इस वजह से उसे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पवने बोला जाता है, मानसूनी बोलते हैं जलवायु को। और साथ में अगर महाद्वीपीय भी आपसे पूछा जाता है कि महाद्वीपीय किस वजह से, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश जो है कैसा राज्य, भू आविष्कृत राज्य, जिस वजह से क्या होती है मध्य प्रदेश की जलवायु से महाद्वीपीय जलवायु की रूपरेखा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, मध्य प्रदेश भू आविष्कृत होने की वजह से उसको महाद्वीपीय जलवायु प्रदान की जाती है। ठीक है, मतलब रूपरेखा प्रदान की जाती है। अगर आपसे वही मौसम पूछा जाता है तो वातावरण में जो थोड़ी सी टाइम में परिवर्तन होता है, वातावरण के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। देखो अगर आपसे पूछा जाता है मौसम, तो मौसम को आपको बताना वायुमंडल की जो अल्पकालीन परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। वहीं अगर आपसे जलवायु पूछा जाता है तो जो दीर्घकालीन परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जलवायु कहते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से आ जाते हैं, तो सबसे पहले विषुववृत्त से दूरी, मतलब जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी आ जाती है। मतलब जैसे कि आपको पता है इसमें क्या होते हैं, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर कैसा पड़ता है, तो इसमें इस वजह से भी अपने क्या होता है, जलवायु को प्रभावित किया जाता है। जैसे कि आपका होता है सबसे पहले यहाँ पे 21 मार्च के दिन आते हैं। जब 21 मार्च में आप देखते हो तो इसमें क्या होता है, जो सूर्य होता है ना, विषुवत रेखा जो होती है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, विषुवत रेखा से क्या होता है, विषुवत रेखा में जो सूर्य का प्रकाश होता है सीधा पड़ता है। तो वहाँ दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पहुँचते 21 जून में, तो 21 जून में जो होता है सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश सीधा कहाँ पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी अधिक होती है। और 21 जून का जो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आ जाता है तो दक्षिण गोलार्ध में क्या आ जाता है, सबसे छोटा दिन आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम 23 सितंबर को पहुंचते हैं तो 23 सितंबर में क्या होता है, यहाँ पे जो सूर्य होता है कहाँ पे आ जाता है, विषुवत रेखा पे आ जाता है। तो यहाँ पे दोबारा से क्या होती है, जैसे जो आपके 21 मार्च का दिन वाला जो 21 मार्च के दिन जैसे विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, उसी तरह से सेम 23 सितंबर को भी होता है जो सूर्य का प्रकाश मतलब विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है। और यहाँ पे भी दिन रात बराबर होते हैं। अब इसके बाद हम जाते हैं 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर में क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में सीधा नहीं पड़ता। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम पे क्या होता है, दिसंबर के माह में सर्दी पड़ती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी पड़ती है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं। इससे मतलब 22 दिसंबर को जो दिन होता है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वहीं उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर का। तो इस वजह से भी हमारे क्या होता है, जलवायु को प्रभावित किया जा सकता है। और वहीं आपसे पूछा जाता है सेकंड नंबर तो जलवायु समुद्र तल से ऊंचाई भी देखी जाती है। जैसे अपने यहाँ पे पहाड़ और पर्वत आ जाते हैं, उससे भी आपकी जलवायु को प्रभावित किया जाता है। महाद्वीपीय अथवा समुद्र से दूरी, जैसे समुद्र क्या होता है, अगर समुद्र के पास में अपना जो क्षेत्र होना चाहिए मध्य प्रदेश स्थित होता है, तो वहाँ से क्या होता है, मानसूनी पवनें आती हैं। मतलब आर्द्रता लिए पानी की जो पवनें होती है वो पानी लिए आती है, तो आर्द्रता होती है, नमी वाली पवनें होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होता, उससे क्या होती है, जलवायु को प्रभावित किया जाता है। अपने यहाँ की पवनें कैसी, मानसूनी पवनें आती है। पठार पर्वतों की जो स्थिति होती है उससे भी क्या होता है, अपने मध्य प्रदेश के जलवायु को प्रभावित किया जाता है। वहीं अगर पूछा जाता है मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया। उत्तर का मैदान आ जाता है, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी का क्षेत्र और बिंध्य सतपुरा पर्वतीय क्षेत्र भी आ जाता है।
तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उत्तर का मैदान। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं उत्तर के मैदान का जलवायु मालवा का आ गया। जैसे उत्तर के मैदान की आपसे जलवायु पूछी जाती कैसी, तो आपको याद रखना है विषम या महाद्वीपीय जलवायु आ जाती है, विषम और महाद्वीपीय जलवायु। अब इसमें क्षेत्र कौन कौन सा शामिल आ जाता है उत्तर के मैदान, तो आपको याद रखना है इसमें बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल है और रीवा पन्ना वाला क्षेत्र भी इसमें आ जाता है, लेकिन मोस्टली इसमें क्या पन्ना का ही क्षेत्र शामिल है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि उत्तर के जो मैदान में कौन कौन से, महाभारत का क्षेत्र भी आ जाता है, ठीक है, महाभारत मध्य भारत का क्षेत्र भी आ जाता है, बुंदेलखंड का और रीवा पन्ना का क्षेत्र भी उत्तर के मैदान में शामिल है। तो यहाँ की जो जलवायु विषम जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु, तो महाद्वीपीय विषम जलवायु कैसी होती है, गर्मी में यहाँ अधिक गर्मी होती है और सर्दी में अधिक ठंडी होती है। जैसे बुंदेलखंड वाले आप क्षेत्र में कभी भी जाकर देखिए तो वहाँ सर्दी में अधिक सर्दी होती है और ठंडी में अधिक ठंडी होती है। इसके बाद हम चलते हैं मालवा का पठार। तो मालवा के पठार में जो जलवायु होती है आदर्श जलवायु होती है, मतलब यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल होता है और इसी वजह से इसे चीनी यात्री फायान जो था ना चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में था वो कहाँ पे रहा था, मालवा वाले क्षेत्र में रहा था। तो उसने मालवा वाले क्षेत्र की जलवायु इसको विश्व की सबसे अच्छी जलवायु बताया था चीनी यात्री फायान ने। तो आप वाले क्वेश्चन में पूछे तो आप इसको याद रख लीजिए। इसके बाद है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी की जलवायु कैसी आ जाती है, मानसूनी जलवायु आ जाती है। तो इसमें मानसूनी जलवायु अगर आपसे पूछे जाते तो इसको एक तो मौसम पर आधारित होती है, सबसे बड़ी बात तो मौसम पर आधारित यहाँ की मानसूनी जलवायु बताई। और ऊपर से अगर पूछा जाता है किस वजह से है, तो यहाँ गर्मी में क्या होता है, अधिक गर्मी होती है, लेकिन सर्दी यहाँ पे सामान्य पड़ती है। वहीं बुंदेलखंड में अपन देख रहे थे कि वहाँ गर्मी भी अधिक पड़ रही थी और सर्दी भी अधिक पड़ रही थी। और मालवा में देखा है वहाँ ना तो गर्मी ज़्यादा है ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, जबकि यहाँ पे जो देख रहे हैं नर्मदा घाटी में तो यहाँ क्या गर्मी अधिक है और सर्दी सामान्य पड़ रही है। वहीं अगर देखते हैं विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में तो यहाँ की भी जलवायु कैसी, मालवा की जलवायु की तरह ही आ जाती है। समझ, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सम जलवायु बोलते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाता है किस वजह से बोलते हैं, तो यहाँ तो पर्वत है, पर्वत की वजह से हम इसको सम जलवायु क्षेत्र बोलते हैं। इसमें क्या, तो गर्मी में देखो साधारण गर्मी, ठंडी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होती, लेकिन हल्की सी ठंडी यहाँ पे अधिक होती है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि यहाँ की भी सम जलवायु में ही क्षेत्र आ जाता है। इसके बाद हम कुछ इसके फैक्ट पढ़ते हैं जो आपके इसमें क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात आपके इसमें एक दो फैक्ट और रहेगा जो मैं लिखना भूल गई थी, तो मैं आपको बता दी। जैसे आपसे अगर पूछे जाता है, अभी मैंने आपको बताया जो मध्य प्रदेश की जलवायु हो उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। अब वहीं आप याद रख लीजिएगा AR सुब्रमण्यम तथा T श्री मन नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा था उन्होंने। कितने भाग में, 3 भाग में। जो पहला भाग तो उनने बताया था आर्द्र शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र, दूसरा उनने गर्म शीतोष्ण का बताया, तो तीसरा जो बताया था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु का क्षेत्र बताया। तो आप इसको भी याद रख लीजिए। AR सुब्रमण्यन ने कितने क्षेत्र बताए थे, 3 क्षेत्र बताए हैं मध्य प्रदेश में जलवायु के, जबकि अपने टोटल क्षेत्र हैं कितने, 4 क्षेत्र आ जाते। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद इसमें कुछ फैक्ट जो आपके क्वेश्चन में इसमें आते हैं, एग्जाम में पूछे। तो सबसे ज़्यादा तापमान अगर पूछा जाता मध्य प्रदेश में कहाँ, तो देखो 1995 में जो रिकॉर्ड किया गया था कहाँ का, गंजवा में रिकॉर्ड किया गया था, जो विदिशा का एक जिला है। वहाँ कितना किया गया था, 48.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का रिकॉर्ड किया। लेकिन वर्तमान में क्या है, नौगांव का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, 49 डिग्री सेल्सियस किया गया। और इसके पहले नौगांव से पहले क्या था, खजुराहो वाला क्षेत्र था जो छतरपुर में आता है, उसको रिकॉर्ड किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछे सबसे कम तापमान, तो शिवपुरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की औसत तापमान कितना है, तो 21 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। मध्य प्रदेश की वर्षा अगर पूछी जाती है औसत, तो 112 डिग्री सेल्सियस। अगर वहीं पे आपसे पूछे पूर्वी क्षेत्र की वर्षा, तो आपको याद रखना 140 सेंटीमीटर आ जाता है, और पश्चिमी क्षेत्र की जो वर्षा आ जाती है 75 सेंटीमीटर आ जाती है। तो आप इन दोनों फैक्ट को ही अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछे जाते हैं ऋतु संबंधी आंकड़े कहाँ से मतलब पेश किए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो आपको याद रखना इंदौर से किए जाते हैं। कहाँ से किए जाते हैं, इंदौर से किए जाते हैं। इसके बाद है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो पचमढ़ी आ जाती है। यहाँ पे कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो आपको याद रखना 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है पचमढ़ी में। अगर वहीं आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो आपको याद रखना बालाघाट ऐसा जिला जहाँ पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद है सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाले स्थान, तो आपको याद रखना भिंड का गोहट आ जाता है, जहाँ कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है, 55 सेंटीमीटर होता है। और मध्य प्रदेश जो होता है आपका अति उच्च तापीय वर्ग में आता है। किस में आता है,
अति उच्च तापीय वर्ग में आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ जो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा है वो मतलब जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। इस वजह से जो अपना मध्य प्रदेश है वो किस में आता है? अति उच्च तापीय वर्ग में आता है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। वहीं आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी वाला माह कौन सा है? तो मई माह आ जाता है जो सर्वाधिक गर्मी का पड़ता है। न्यूनतम गर्मी वाला अगर पूछा जाता है, न्यूनतम सबसे कम जो गर्मी पड़ती कौन से माह में पड़ती है? दिसंबर माह में पड़ती है, सर्दियों वाला मौसम रहता है उस टाइम पे। और मध्य प्रदेश में द्वितीय ऋतु किसको कहा जाए? सितंबर अक्टूबर, जो क्योंकि वहाँ पे गर्मी फिर से सितंबर अक्टूबर के टाइम पे अच्छी खासी पड़ने लगती है, इस वजह से इसको द्वितीय ऋतु कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की द्वितीय ऋतु के माह कौन से, तो आपको याद रखना है सितंबर और अक्टूबर आ जाते हैं। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला, तापांतर वाला, मतलब सुबह का टेम्परेचर ठंडा होता है और गर्मी और शाम के टाइम क्या होता है? गर्मी लगती है। तो वो ऐसा टेम्परेचर तापांतर वाला माह कौन सा होता है? मार्च माह होता है। जैसे क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है? गर्मी आना स्टार्ट होती है और सर्दी जाना मतलब सर्दी का जो टाइम होता है वो एंडिंग पे चल रहा होता है, इस वजह से वहाँ तापांतर वाला माह बोला जाता है। शीत ऋतु में वर्षा देखो जब गर्मी होती है, जब सर्दी पड़ती है, तो सर्दी में जैसे दिसंबर वाला माह हो गया, नवंबर वाले, जनवरी फरवरी माह में, इन माह में क्या होता है? जब सर्दी अच्छी खासी पड़ती है तो उसी टाइम पे आपने देखा होगा कि हमेशा मतलब वर्षा भी अच्छी होती है हैं, जो मतलब अपनी फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। मतलब उस टाइम की उनकी वर्षा बोलते हैं, अमृत वर्षा बोली जाती है उस वाली वर्षा को। तो उस वर्षा का मध्य प्रदेश नाम क्या है? तो आपको याद रखना है मावठा या महावट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मावठा या महावट कहा जाता है उसी वर्षा को। तो आपको इसको भी याद रखना है, जो शीत ऋतु की वर्षा होती है उसको मावठा या महावट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में टोटल ऋतु कितनी आ जाती है? तो आपको याद रखना है टोटल ऋतु कितनी है मध्य प्रदेश में? 3 ऋतु हैं, जिनमें से ग्रीष्म ऋतु देखो जो मतलब अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें आ जाती है। जबकि जो मध्य प्रदेश के जो लोग रहते हैं वो लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? तो ऊनाला या यूनाला बोला जाता है। ग्रीष्म ऋतु को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? यूनाला या ऊनाला बोलते हैं। जबकि शीत ऋतु को क्या बोलते हैं? स्याला बोलते हैं। और वर्षा ऋतु को आपने काफ़ी बार सुना हो चौमासा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु को चौमासा बोला जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन से मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा? दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश जो वर्षा होती है सर्वाधिक होती है। तो आपके जितने भी फैक्टर थे जलवायु से संबंधित, तापमान से संबंधित, मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।